पावर कभी अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि वो जिसके हाथ में होती है वही उसे मायने देता है। हमारे देश के कानून की जिस ताकत ने जहां आज एक तबके को इंसाफ दिलाने का काम किया है, उसी ताकत ने दूसरे तबके का जी भरकर शोषण भी किया है। और ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, बल्कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) का ये डेटा बोल रहा है, जिसके हिसाब से साल 2021 में 33.2% पुरुषों के सुसाइड का कारण था उनके फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स। वहीं 4.8% ने मैरिज रिलेटेड इश्यूज की वजह से अपनी जान ले ली। पर क्या सच में ये सुसाइड्स थे या फुल प्रूफ मर्डर्स? आइए जानते हैं। रिसेंटली ऐसा ही एक केस हुआ जिसमें एक 34 साल के AI इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपने और अपने परिवार के ऊपर लगे फेक केसेस के चलते सुसाइड कर लिया। और उसका कहना था कि इस सब के पीछे उसकी वाइफ, उसके इन लॉज और इंडिया का जुडिशियल सिस्टम जिम्मेदार है। ताज्जुब होता है कि जिस इंडिया में कभी औरतों को दहेज के लिए जला दिया जाता था, आज उसी देश में एक आदमी ने अपने इन लॉज के टॉर्चर के आगे अपनी जान दे दी। और ये सब क्यों और कैसे हुआ? आखिर घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में कैसे घूम पड़ी? इन सभी सवालों का जवाब हमें उन लॉज के अंदर मिलेगा जो इंडिया में विमेन प्रोटेक्शन की जगह टॉक्सिक फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे देश भारत में जहां एक तरफ औरतों को दहेज के लिए जलाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ आदमियों को पैसा कमाने की मशीन समझा जाना भी अब चलन में आ चुका है। जहां एक तरफ लड़कियों के रेप की खबरें अखबारों में नजर आती हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लड़कियों का किसी लड़के पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे जलील करना भी आज हमारी सोसाइटी में कॉमन हो चुका है। और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है मानव सिंह का केस। गुरुग्राम में रहने वाले एक 17 साल के लड़के मानव सिंह पर रेप के फेक एलिगेशंस लगाते हुए भवलीन कौर ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की और इन्हीं झूठे एलिगेशंस के चलते उसने अपने घर की बालकनी से कूदकर अपनी जान ले ली। और इस सब पर भवलीन कौर का कहना था कि इसमें उसकी क्या गलती है, अगर मानव उस बात का प्रेशर झेल नहीं पाया। अब इस जवाब से आप भवलीन के ईविल माइंडसेट का अंदाजा आसानी से लगा पा रहे होंगे। और ऐसे ही न जाने कितने केसेस ऑनेस्ट लोगों पर लगाकर उन्हें हरास किया जाता है। और इस सब के चलते एडवोकेट महेश कुमार तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की, जिसमें उन्होंने मैन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर मेन बनाने की मांग रखी, ताकि देश में मैन के अगेंस्ट हो रहे डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ इनजस्टिस को रोका जा सके। लेकिन इस सब पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये पिटीशन एक वन साइडेड इमेज को पोर्ट्रे करती है। अब इस जवाब को सुनकर यकीनन आपको गुस्सा आ रहा होगा, मुझे भी आया था। पर जरा याद कीजिए साल 2012 का वो निर्भया रेप केस। आज जो हमारे देश के कानून में विमेन के सपोर्ट में जो लॉज हैं, उन्हीं लॉज की बदौलत निर्भया इंसाफ की लड़ाई लड़ पाई थी। लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अगर निर्भया देश की बेटी थी तो अतुल सुभाष हमारे देश का बेटा था। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे केसेस के चलते क्या देश में मैन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। पर यहाँ एक जरूरी सवाल ये भी उठता है कि आखिर इन क्राइम्स के पीछे कौन जिम्मेदार है? क्या इसमें गलती उन महिलाओं की है जो दूसरों पर झूठे आरोप लगाती हैं, या उन पुरुषों की है जो महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर रेप जैसे अपराध को अंजाम देते हैं? अब कुछ लोग कहेंगे कि इस सब के पीछे हमारा कानूनी सिस्टम जिम्मेदार है, क्योंकि वो इतना मजबूत नहीं है कि ऐसे क्राइम्स होने से रोक सके। अतुल सुभाष के केस से हमें हमारे जुडिशियल सिस्टम के ढीले होने के साथ साथ करप्ट होने का भी पता चल चुका है। पर क्या सिर्फ कानून का ढीला होना ही इसके पीछे का कारण है? नहीं। देखिए, जब तक हम इन केसेस को पुरुष और महिलाओं के नजरिए से देखेंगे, तब तक पुरुषों को लगेगा कि गलती महिलाओं की है और महिलाओं को लगेगा कि गलती पुरुषों की है। और हम हमेशा की तरह नॉट ऑल मेन आर सेम और नॉट ऑल विमेन आर सेम जैसे कोट्स बोलते रहेंगे। और सवाल वही का वही और वैसे का वैसा ही रहेगा कि आखिर कौन है इन क्राइम्स के पीछे का जिम्मेदार? रियलिटी में इन क्राइम्स के पीछे का कारण है कुछ लोगों का ईविल और ग्रीडी माइंडसेट। और इसी माइंडसेट ने आज डिवोर्स को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना दिया है। और ऐसी मानसिकता का इंसान होना किसी के जेंडर पर डिपेंड नहीं करता। तो फिर ये किस बात पर डिपेंड करता है? चलिए अब इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक क्लास में 30 बच्चे हैं और उनमें से 4 बच्चों को चोरी करने की आदत है, जिस वजह से टीचर के पास
अक्सर उनकी कंप्लेंट जाती है और उन्हें पनिशमेंट भी दी जाती है, लेकिन फिर भी वो चोरी करते हैं। अब जो कारण इन बच्चों का माइंडसेट बनाने के पीछे है, वही सेम कारण है इन क्रिमिनल्स के माइंडसेट को बनाने के पीछे, और इसमें इनकी अपब्रिंगिंग का कोई दोष नहीं है, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चे का ऐसा ग्रीडी माइंडसेट हो। तो फिर क्या कारण हो सकता है कि इन्हें पनिशमेंट के बावजूद चोरी करना गलत नहीं लगता? शायद हो सकता है कि इन बच्चों के घर के सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हो कि वो जो चाहते हैं वो सामान उनके पेरेंट्स अफोर्ड ही ना कर पाते हो, जिस वजह से उन्हें चोरी करना गलत ही नहीं लगता। तो क्या सच में यही कारण है ऐसी मानसिकता के पीछे? नहीं, ये वो कारण नहीं है, क्योंकि आप किस सिचुएशन को किस नजरिए से देखते हैं और उसका किस इमोशन के साथ सामना करते हैं, ये आपकी चॉइसेस पर डिपेंड करता है। और अगर कोई इंसान किसी पर फेक केस करता है या किसी को ह्यूमिलिएट करता है या किसी का रेप करता है, तो ये कम्प्लीटली उस इंसान का डिसीजन होता है, उस इंसान की चॉइस होती है, और ये चॉइस किसी के जेंडर पर डिपेंड नहीं करती, ये उसके माइंडसेट पर डिपेंड करती है। और हमारी चॉइसेस ही हमारा माइंडसेट बनाती हैं, और इसे सिर्फ हम ही बदल सकते हैं। अब क्योंकि ये दो जेंडर्स नहीं बल्कि दो अलग अलग मानसिकताओं के बीच की लड़ाई है, इसीलिए हमारे जुडिशियल सिस्टम में जेंडर न्यूट्रल लॉज को बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि सभी को इक्वली ट्रीट किया जा सके। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में हमारे जुडिशियल सिस्टम में ऐसे लॉज नहीं है। पोस्को एक्ट 2012 इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है, जो सभी जेंडर्स के चिल्ड्रन को सेक्सुअल अब्यूज और हरासमेंट से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन मैरिज जैसे रिलेशनशिप्स में हो रहे अब्यूज और हरासमेंट का क्या? आज अगर कोई लेडी अपने हस्बैंड पर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाती है, तो हम बिना सोचे समझे अपने माइंड में एक परसेप्शन बना लेते हैं, और उस परसेप्शन के चलते हम उस लेडी को एक ब्रेव विक्टिम मान लेते हैं, क्योंकि उसने गलत के खिलाफ आवाज उठाई, और उसके हस्बैंड को एक्यूज्ड मान लेते हैं। और हम इस बात पर तब तक यकीन करते हैं जब तक वो लड़का कोर्ट में इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाता। अब जरा सोचिए कि क्या सिर्फ जेंडर न्यूट्रल लॉज बनाने से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी? नहीं, इसके लिए हमें न्यूट्रल थिंकिंग को भी अपनाना होगा। साथ ही प्रीनप्स यानी कि प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट को भी लीगलाइज करने की जरूरत है। बेसिकली ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसे शादी से पहले साइन किया जाता है, और इसमें शादी के दौरान दोनों साइड्स के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की डिस्क्रिप्शन दी होती है। साथ ही डाइवोर्स होने पर या किसी एक की मौत हो जाने पर एसेट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे बांटा जाएगा, इसके बारे में भी शर्तें लिखी होती हैं। इतना ही नहीं, इसमें दोनों पक्षों की जायदाद, कारोबार, देनदारी जैसी बातों के साथ साथ अलग होने पर चाइल्ड कस्टडी, गुजारे भत्ते की राशि, पति पत्नी की कमाई का जरिया जैसी बातों को शामिल किया जाता है। और इस एग्रीमेंट से ना ही सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी आती है, बल्कि ये एग्रीमेंट डाइवोर्स के बाद किसी भी तरह की बेबुनियादी शिकायतें और अब्यूज को रोकने में मदद करता है। पर इंडिया में आज भी लोग ऐसा मानते हैं कि जोड़ियां भगवान बनाता है, और शायद इसीलिए हम इंसानों के बनाए इन प्रीनप्स को ज्यादा वैल्यू नहीं देते, ये सोचकर कि पति पत्नी का रिश्ता तो 7 जन्मों का होता है। पर अब समय आ चुका है इन ख्याली पुलावों से बाहर आने का, और बैंड बाजा बारात की जगह बैंड बाजा और एग्रीमेंट को सपोर्ट करने का, क्योंकि कोर्ट तो सिर्फ नियम बना सकता है, पालन तो हमें ही करना है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में गोवा इकलौता ऐसा स्टेट है जिसमें प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट ऑलरेडी लीगलाइज्ड है, क्योंकि वहां पर आज भी पोर्चुगीज सिविल कोड 1867 को फॉलो किया जाता है। अब अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, बेल्जियम और स्पेन की बात करें, तो वहां पर भी प्रीनप्स ऑलरेडी लीगलाइज्ड हैं। और अतुल सुभाष का केस हम इंडियंस के लिए एक वेकअप कॉल की तरह है, और ये कॉल चिल्ला चिल्ला कर इंसाफ मांग रही है और हमारे कानून में जरूरी बदलाव मांग रही है, क्योंकि अब सोसाइटी में बदलाव की जरूरत है।